द डिबेट में आपका स्वागत है। हाँ, आज हम जियान जाक रूसो की बहुत ही मशहूर और प्रभावशाली किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ख़ासकर उसकी पहली किताब में जो विचार हैं उन पर एक गहरी बातचीत करेंगे। बिल्कुल। और हमारी बहस का जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि क्या रूसो का बताया सामाजिक समझौता यानी समाज बनाने का जो करार है वो सच में लोगों को आज़ाद करता है जैसा वो दावा करते हैं, या फिर ये बस प्रकृति में मिली आज़ादी छीनकर एक कह सकते हैं अलग तरह की गुलामी थमा देता है। सवाल ये उठता है कि जो फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कानून के दायरे में मिली आज़ादी यानी नागरिक स्वतंत्रता, फिर अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर सही रास्ते पर चलने की आज़ादी, वो नैतिक स्वतंत्रता और सुरक्षा, क्या ये फ़ायदे उस कीमत के लायक हैं जो हमें चुकानी पड़ती है? और वो कीमत है अपनी प्राकृतिक आज़ादी पूरी तरह छोड़ देना और समाज की जो सामूहिक इच्छा है, सामान्य इच्छा, उसके आगे पूरी तरह झुक जाना। हाँ, और ये साफ कर दें कि हमारी ये पूरी चर्चा रूसो की अपनी लिखी किताब, खास तौर पर पहली किताब, उसी पर आधारित होगी। हाँ, तो इस बहस में मैं ये नजरिया रखूंगी कि सामाजिक समझौता असल में आज़ादी को कम नहीं करता, बल्कि उसे एक ज्यादा ऊंचे और बेहतर स्तर पर ले जाता है। और मेरा तर्क ये रहेगा कि ये समझौता, जिस तरह से रूसो ने इसे पेश किया है, वो कहीं ना कहीं आज़ादी को सीमित करता है और उसमें लोगों पर जुल्म होने की गुंजाइश बनी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा मानना है कि रूसो का सामाजिक समझौता जो है वो आज़ादी का एक ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सुरक्षित रूप देता है। देखिए, प्राकृतिक हालत में समाज बनने से पहले इंसान की आज़ादी बस उसकी अपनी ताकत और इच्छाओं तक ही सीमित होती है। रूसो खुद किताब 1 अध्याय 3 में कहते हैं कि ताकत से कोई अधिकार पैदा नहीं होता। वो स्थिति बड़ी अनिश्चित और खतरनाक होती है जहां हर कोई दूसरे के खिलाफ हो सकता है और हक सिर्फ उसी का होता है जिसके पास ताकत हो। सामाजिक समझौते के जरिए इंसान अपनी मर्जी से इस कच्ची, असुरक्षित प्राकृतिक आज़ादी को छोड़ता है, लेकिन बदले में उसे कुछ बहुत कीमती मिलता है। पहली, नागरिक स्वतंत्रता यानी सिविल लिबर्टी, जो कानून के दायरे में मिली आज़ादी है, जो समाज की सामूहिक इच्छा या सामान्य इच्छा जिसे कहते हैं उससे तय होती है और सुरक्षित रहती है। और दूसरी, नैतिक स्वतंत्रता यानी मोरल लिबर्टी, जो अपनी जानवरों जैसी इच्छाओं की गुलाम न होकर खुद के बनाए या समाज के बनाए नैतिक नियमों पर चलने की आज़ादी है। जैसा रूसो अध्याय 8 में कहते हैं, यही चीज़ इंसान को असल में अपना मालिक बनाती है। तो ये समझौता लोगों को अकेले, कमज़ोर होने से निकालकर एक साथ लाता है, एक राजनीतिक समूह बनाता है जो अपने सभी सदस्यों की सुरक्षा और भलाई पक्की करता है। ये अध्याय 6 में है। और जो रूसो कहते हैं कुल हस्तांतरण, टोटल एलियनेशन, यानी हर सदस्य का अपने आप को और अपने सारे अधिकारों को पूरे समाज को सौंप देना, ये इसलिए ज़रूरी है ताकि सबके लिए शर्तें बराबर हों, कोई किसी दूसरे पर बोझ ना डाल सके, क्योंकि सबने बराबर रूप से सब कुछ दिया है। ये भी अध्याय 6 में है। यहाँ तक कि संपत्ति का अधिकार भी सिर्फ कब्जे से बदलकर कानूनी हक बन जाता है, अध्याय 9 के अनुसार। इसलिए मेरे ख्याल से ये सामाजिक समझौता ही इंसान को सही मायनों में एक समझदार, नैतिक और आज़ाद प्राणी बनाता है, जो प्राकृतिक हालत की जंगली जानवरों वाली आज़ादी से कहीं बेहतर है। मैं आपकी बात समझता हूं, और ये तो सच है कि नागरिक समाज व्यवस्था और सुरक्षा देता है, लेकिन मैं इसे अलग नजरिए से देखता हूं। रूसो का ये विचार कि इंसान को खुद को और अपने सारे अधिकार बिना कुछ बचाए पूरी तरह से समाज को सौंप देने चाहिए, ये जो कुल हस्तांतरण वाली बात है अध्याय 6 में, ये मेरे लिए व्यक्तिगत आज़ादी अपनी मर्जी से जीने का जो हक है उस पर एक बड़ा हमला है। ये कुल सौंप देना व्यक्ति को समाज की सामूहिक इच्छा के सामने बिल्कुल बेबस बना देता है। सामान्य इच्छा का विचार सुनने में तो अच्छा लगता है कि ये हमेशा सबकी भलाई के लिए हो, लेकिन असलियत में ये उन लोगों पर जो अलग सोचते हैं या जो गिनती में कम है, अल्पसंख्यक, उन पर बहुमत या सरकार की मर्जी थोपने का एक जरिया बन सकता है। और रूसो की ये बात कि अगर कोई सामान्य इच्छा को मानने से इनकार करे तो पूरा समाज उसे मानने पर मजबूर करेगा, जिसका मतलब हुआ कि उसे आज़ाद होने के लिए मजबूर किया जा सकता है, फोर्स्ड टू बी फ्री,
अध्याय 7, ये लाइन तो खासतौर पर डराने वाली है। ये तो ऐसा लगता है जैसे आज़ादी के नाम पर जबरदस्ती और जुल्म का दरवाज़ा खोला जा रहा हो। प्राकृतिक आज़ादी भले ही उसमें खतरा हो, कम से कम वो किसी बाहरी ताकत के आगे इस तरह पूरी तरह झुकने की मांग तो नहीं करती थी। क्या कोई ऐसा सिस्टम जो इंसान को पूरी तरह से एक सामूहिक ताकत के अधीन कर दे, भले ही वो ताकत कागज पर खुद उन्हीं लोगों से बनी हो, क्या वो सच में आज़ादी देने वाला कहा जा सकता है? मुझे तो रूसो की ही पहली लाइन याद आती है, इंसान आज़ाद पैदा हुआ है और वो हर जगह जंजीरों में जकड़ा है। अध्याय 1, शायद सामाजिक समझौते से ये जंजीरें टूटती नहीं, बस अपना रूप बदल लेती हैं। आपकी चिंता जायज़ है, खासकर कुल हस्तांतरण को लेकर, लेकिन इसे दूसरे तरीके से देखें। रूसों के लिए ये कुल होना बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि अगर लोग कुछ अधिकार अपने पास रख लेते तो फिर कोई ऐसी ऊंची ताकत नहीं बचती जो लोगों और समाज के बीच झगड़ा होने पर फैसला कर सके। हर आदमी कुछ मामलों में खुद ही अपना जज बनकर जल्दी ही हर मामले में खुद को जज समझने लगता, जैसा अध्याय 6 में लिखा है। इससे तो वापस वही प्राकृतिक हालत बन जाती और समाज या तो जालिम बन जाता या बेकार। तो कुल हस्तांतरण ये पक्का करता है कि शर्तें सबके लिए एक जैसी हों। क्योंकि हर कोई खुद को पूरी तरह सौंपता है, इसलिए सबकी हालत बराबर होती है और फिर किसी का फायदा इसमें नहीं होता कि वो दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी करे। ये व्यक्तिगत अधिकारों को छीनना नहीं है, बल्कि उन्हें सामूहिक रूप से सुरक्षित करने का एक तरीका है। रूसो अध्याय 7 में कहते भी हैं कि संप्रभु यानी वो सामूहिक ताकत जो लोगों से ही बनी है, वो अपने सदस्यों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि शरीर के किसी अंग को चोट पहुंचाना पूरे शरीर को चोट पहुंचाने जैसा है। इसलिए ये समर्पण असल में सुरक्षा की गारंटी है, गुलामी की नहीं। हाँ, ये तर्क सुनने में तो अच्छा लगता है कि संप्रभु अपने सदस्यों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो उन्हीं से बना है। लेकिन दुनिया के इतिहास हमें कुछ और सिखाता है ना? कितनी बार हमने देखा है कि सामूहिक संस्थाएं, चाहे वो सरकारें हों या कोई और समूह, अक्सर अकेले व्यक्ति या छोटे समूहों के अधिकारों को कुचल देती हैं, भले ही वो संस्थाएं उन्हीं लोगों से क्यों न बनी हो। कुल हस्तांतरण का सीधा मतलब है कि व्यक्ति के पास सामूहिक इच्छा के खिलाफ खड़े होने के लिए कोई बचा हुआ अधिकार, कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं रहता। रूसो अध्याय 7 में भले ही कहें कि संप्रभु का हित और सदस्यों का हित एक ही है, पर क्या ये हमेशा सच होता है? क्या हो अगर सामान्य इच्छा, जैसा कि बहुमत उसे समझता है, किसी व्यक्ति की बुनियादी सोच या उसकी भलाई के खिलाफ हो? क्या ये कुल सौंप देना व्यक्ति को असल में बिना किसी बचाव के नहीं छोड़ देता? ये एक बहुत आदर्शवादी सोच लगती है, जो सत्ता के गलत इस्तेमाल के खतरे को शायद नज़रअंदाज करती है। क्या व्यक्ति पूरी तरह से राज्य की दया पर निर्भर नहीं हो जाता? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि गलत इस्तेमाल का खतरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन रूसो का ढांचा इसी खतरे को कम करने की कोशिश करता है। और यहीं पर वो विचार आता है जिसे आपने पहले खतरनाक बताया था, आज़ाद होने के लिए मजबूर करना। इसे जुल्म समझना मेरे ख्याल से रूसो के विचार को गलत समझना होगा। उनके लिए इसका मतलब है व्यक्ति को उसकी अपनी तात्कालिक यानी बिना सोचे समझी इच्छाओं या स्वार्थ के बंधन से आज़ाद करना। ये वो इच्छाएं हैं जो उसे असल में समाज की भलाई और आखिर में उसकी अपनी सच्ची लंबे समय की आज़ादी को पहचानने से रोकती हैं। जब कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा का विरोध करता है तो रूसो के अनुसार वो असल में अपनी ही बेहतर समझदार इच्छा का विरोध कर रहा होता है। उसे सामान्य इच्छा मानने के लिए मजबूर करना एक तरह से उसे उसकी अपनी भागती हुई इच्छाओं की गुलामी से निकालकर नैतिक स्वतंत्रता, मॉरल लिबर्टी पाने में मदद करना है। जैसा अध्याय 8 में कहा गया है, ये नैतिक आज़ादी सिर्फ नागरिक समाज में ही मिल सकती है। तो ये ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि एक तरह से उसकी समझ बढ़ाना है, उसे सही रास्ता दिखाना है। ये उसे उसके निचले स्वार्थ से उठाकर एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है। माफ कीजिए, लेकिन मैं इस तर्क को हजम नहीं कर पा रहा। आज़ाद होने के लिए मजबूर किया जाना, ये तो सुनने में ही एक अजीब उल्टी बात लगती है। आज़ादी के विचार में ही चुनाव और सहमति का भाव होता है, इसे जबरदस्ती कैसे लागू किया जा सकता है? ये तर्क तो बहुत आसानी से किसी भी तरह की असहमति या अलग राय को बिना सोची समझी या स्वार्थी कहकर दबाने का बहाना बन सकता है। कौन तय करेगा कि व्यक्ति की सच्ची इच्छा क्या है? कौन तय करेगा कि सामान्य इच्छा क्या है? असलियत में तो यही होगा ना कि जो लोग सत्ता में हैं या जो बहुमत में है वही ये तय करेंगे। क्या ये फिर अनिवार्य रूप से सबको एक जैसा बनाना, कन्फॉर्मिटी जिसे कहते हैं, और व्यक्तिगत मतभेदों को कुचलने का नुस्खा नहीं बन जाता, जैसा कि अध्याय 7 के शब्दों से लगता है?
ये तो आज़ादी की परिभाषा को ही तोड़ मरोड़ देता है। ये आज़ादी तो एक पिंजरे जैसी लगती है, भले ही वो सोने का बना हो। ये इस पर निर्भर करता है कि हम सामान्य इच्छा को कैसे समझते हैं। रूसो साफ करते हैं कि सामान्य इच्छा सभी लोगों की अलग-अलग इच्छाओं का महज जोड़ नहीं है, जिसे वो सबकी इच्छा या विल ऑफ ऑल कहते हैं। सामान्य इच्छा वो है जो सबके साझे हित, कॉमन इंटरेस्ट पर ध्यान देती है। ये अध्याय 6 और 7 में स्पष्ट है। रूसो मानते हैं कि यह हमेशा सही होती है और हमेशा जनता की भलाई के लिए होती है। नागरिक समाज में आकर व्यक्ति वो प्राकृतिक आज़ादी खोता है जो सिर्फ उसकी ताकत पर निर्भर थी, लेकिन उसे मिलती है नागरिक स्वतंत्रता, जो सामान्य इच्छा से तय होती है और सुरक्षित रहती है। अध्याय 8 के अनुसार ये सीमा असल में आज़ादी है, क्योंकि ये कानून का राज लाती है, मनमानी का नहीं। और जैसा मैंने पहले कहा, उसे नैतिक स्वतंत्रता मिलती है, अपनी इच्छाओं का गुलाम होने के बजाय खुद पर काबू रखने की क्षमता। ये प्राकृतिक आज़ादी से कहीं ज्यादा कीमती है, जो आखिर में सिर्फ जानवरों की आज़ादी है, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब चलता है। नागरिक समाज व्यक्ति को इंसाफ और नैतिकता सिखाता है, उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। ये उसे जानवरों की दुनिया से निकालकर इंसानों की दुनिया में लाता है। मैं ये मानता हूं कि नागरिक समाज सुरक्षा और व्यवस्था लाता है, जो जरूरी है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या ये हमेशा प्राकृतिक आज़ादी के खोले की भरपाई करता है? प्राकृतिक आज़ादी अपनी सारी अनिश्चितताओं के बावजूद कम से कम स्वाभाविक थी, बाहरी नियमों से बंधी नहीं थी। आपने कहा कि सामान्य इच्छा हमेशा सही होती है और साझे हित पर ध्यान देती है, लेकिन इसे असलियत में पहचाना कैसे जाए, ये एक बड़ा सवाल है। रूसो खुद मानते हैं कि लोगों को बहकाया जा सकता है। अध्याय 7 के आसपास की चर्चा में, क्या ये मुमकिन नहीं है कि जिसे सामान्य इच्छा कहा जा रहा हो, वो असल में किसी ताकतवर दल की इच्छा हो, या बहुमत की ऐसी इच्छा हो जो अल्पसंख्यकों के हितों को नज़रअंदाज करती हो? रूसो सामान्य इच्छा और सबकी इच्छा, विल ऑफ ऑल, में फ़र्क करते हैं, लेकिन क्या ये फ़र्क व्यवहार में हमेशा साफ होता है? क्या सामान्य इच्छा हमेशा व्यक्ति की अपनी इच्छा या उसकी भलाई से मेल खाती है? रूसो को लगता है कि ऐसा होना चाहिए, पर क्या असल दुनिया में ऐसा होता है? राज्य जो सुरक्षा देता है वो बेशक कीमती है, लेकिन क्या इसकी कीमत व्यक्तिगत सोच की हाज़ाबी और अलग राय रखने के अधिकार का दमन है? क्या ये सौदा वाकई सही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सुरक्षा के लिए अपनी आत्मा ही बेच रहे हों? चलिए, सामान्य इच्छा की प्रकृति और उसे पहचानने की मुश्किल पर थोड़ी और बात करते हैं। रूसो कहते हैं कि सामान्य इच्छा हमेशा सही होती है और सार्वजनिक भलाई चाहती है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि जो फैसले लिए जाते हैं, डेलिब्रेशंस ऑफ द पीपल, वो हमेशा उतने सही नहीं होते। क्यों? क्योंकि लोग धोखा खा सकते हैं या गुटों, फैक्शंस के असर में आ सकते हैं, जो अपने स्वार्थ को सामान्य भलाई के तौर पर पेश करते हैं। ये अध्याय 7 में है। इसके लिए रूसो का हल ये है कि समाज में गुट नहीं होने चाहिए, या अगर हों तो बहुत सारे हों, ताकि कोई एक हावी न हो सके, और लोगों को पूरी जानकारी के साथ बिना एक दूसरे से ज्यादा संवाद किए, ताकि गुटबाजी न हो, अपनी राय बनानी चाहिए। अगर ऐसा हो तो छोटी छोटी इच्छाओं का अंतर अपने आप कट जाएगा और सामान्य इच्छा सामने आ जाएगी। ये एक आदर्श स्थिति है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये दिखाता है कि रूसो इस समस्या से अनजान नहीं थे। हाँ, रूसो इस समस्या को पहचानते तो हैं, लेकिन उनका सुझाया हल मुझे बहुत, कह सकते हैं, अव्यवहारिक और खतरनाक लगता है। ये सोचना कि लोग बिना आपस में बातचीत किए, बिना बहस किए सही फैसले पर पहुंच जाएंगे, ये तो लोकतंत्र की हमारी समझ के ही खिलाफ है। और गुटों को खत्म करने का विचार, इतिहास गवाह है कि ऐसे प्रयास अक्सर तानाशाही की तरफ ले जाते हैं। असल दुनिया में सामान्य इच्छा को जानना बेहद मुश्किल है। इसे कौन तय करेगा? क्या वोटिंग से? लेकिन रूसो कहते हैं कि वोटिंग से सिर्फ सबकी इच्छा पता चलती है, सामान्य इच्छा नहीं। जब तक कि लोग सही भावना से वोट ना दें, तो फिर वो सही भावना कौन तय करेगा? ये सारी बातें सामान्य इच्छा के विचार को बहुत अस्पष्ट और व्यवहार में खतरनाक बना देती हैं। ये एक ऐसा शक्तिशाली हथियार बन सकता है जिसके नाम पर कोई भी सत्ताधारी समूह अपनी मर्जी थोप सकता है, ये दावा करके कि वही सामान्य इच्छा है। तो संक्षेप में कहूँ तो मेरा पक्का मानना है कि रूसो का सामाजिक समझौता आज़ादी को छीनता नहीं,
बल्कि उसे बदलता है और बेहतर बनाता है। प्राकृतिक आज़ादी, जो असल में बस इच्छाओं की गुलामी थी, उसे छोड़ने के बदले में व्यक्ति को एक ज्यादा ऊंची, ज्यादा सुरक्षित और नैतिक रूप से बेहतर आज़ादी मिलती है, नागरिक स्वतंत्रता और नैतिक स्वतंत्रता। ये सिर्फ कानून और सामान्य इच्छा के राज में ही मुमकिन है, जो सबके लिए बराबर शर्तें लाता है और लोगों को उनके अपने स्वार्थ और जानवरों जैसी आदतों से ऊपर उठाकर सच्चे, समझदार और नैतिक नागरिक बनाता है, जैसा अध्याय 8 में बहुत खूबसूरती से बताया गया है। रूसों के लिए जंजीरें टूटती नहीं, बल्कि समाज उन्हें सोने में बदल देता है, सुरक्षा और नैतिकता की कीमती धातु में। और दूसरी तरफ मैं इस बात पर अड़ा हूं कि रूसों के मॉडल में खासकर कुल हस्तांतरण की शर्त और आज़ाद होने के लिए मजबूर करने का जो अजीब और विवादित विचार है, वो व्यक्ति की अपनी सोच और बुनियादी अधिकारों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। ये समझौता प्राकृतिक आज़ादी को एक ऐसे सिस्टम से बदल सकता है जिसमें सामूहिक ताकत, चाहे उसका इरादा कितना ही नेक क्यों न हो, व्यक्ति पर हावी हो सकती है और अलग सोच या असहमति के लिए बहुत कम जगह छोड़ सकती है। जैसा कि अध्याय 6 और 7 के विश्लेषण से लगता है, ये वो सोने की जंजीरें हो सकती हैं जो दिखने में अच्छी लगें पर हों तो जंजीरें ही। ये तो साफ है कि रूसों का सामाजिक समझौता आज़ादी क्या है, व्यक्ति के अधिकार क्या हैं और समाज की भलाई क्या है, इन सब के बीच के मुश्किल और अक्सर तनाव भरे रिश्ते पर गहरे और हमेशा प्रासंगिक रहने वाले सवाल खड़े करता है। नागरिक समाज में शामिल होने के फायदे भी हैं और नुकसान भी। हाँ, बिल्कुल। और इन अलग अलग नजरियों पर सोचने से हमें न सिर्फ रूसों के तर्कों की गहराई और पेचीदगी समझने में मदद मिलती है, बल्कि ये भी समझ आता है कि हमारे अपने समाजों में भी आज़ादी, अधिकार और जिम्मेदारियों के बीच लगातार एक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। यकीनन इस विषय पर अभी और भी बहुत कुछ है जिस पर सोचा और बहस की जा सकती है।